बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने शेयर करनी है एक, और स्टोरी यही है कि इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल एक अल कादिर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताही तकरीब से वो ख़िताब कर रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने की, वो बड़ा लेक्चर शेक्चर जैसे वो वैसे ही देते रहते हैं, तो वही लेक्चर शेक्चर उन्होंने दिया। और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने बड़ी आखिर पर एक बात की और उन्होंने कहा कि ये इसी वजह से तो करप्शन को यहाँ बुरा नहीं समझा जाता। और उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि जनाब कि ये जजेस की कॉन्फ्रेंस थी, वही आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की तरफ उनका इशारा था। और आखिर पे जिसको चीफ़ गेस्ट बुलाया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया, उनको सज़ा दी। यानी कि एक सज़ा याफ्ता को आपने चीफ़ गेस्ट बुला के आप वो फिर आपने दिखा दिया। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले वो एतराज़ किया करते थे कि जी उनका मीडिया पर इंटरव्यू नहीं आना चाहिए। एक सज़ा याफ्ता का, कन्विक्ट का या मफरूर का, इश्तिहारी का मीडिया पर इंटरव्यू नहीं आना चाहिए। ये तमाम PTI के दोस्त वज़ीर-ए-आज़म समेत ये कहते रहे। ठीक है। अच्छा, फिर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की जो फाउंडेशन है, आसमा जहांगीर फाउंडेशन, उनका रद्द-ए-अमल भी आ गया और उन्होंने इसको मुस्तरद किया, इस तनकीद को, और साथ ये कहा कि जी आज के दौर में किसी पर आप आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अच्छा, फिर आपको पता है कि मीडिया ने तो वैसे नहीं दिखाना था, मीडिया पर तो वैसे ही अनडिक्लेयर्ड एक सेंसरशिप है। और इस हवाले अब आज मैं आपके सामने कुछ पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी कुछ ऐसी मिसालें रखता हूँ कि जहाँ पर मफरूर, कन्विक्ट, मुल्ज़िम, मुजरिम, कौन कौन से लोग जिनके इंटरव्यू होते रहे, जिनको VVIP ट्रीटमेंट मिलता रहा, वो ज़रा थोड़ा सा हम मेरिट पे, क्योंकि मैं कभी भी जब मैं हमेशा ही मेरी एक आदत है कि मैं कहता हूँ एक बात हो ना, उस पर डिबेट होनी चाहिए। डिबेट अच्छी चीज़ है, डिबेट इल्मी चीज़ है, डिबेट एक ऐसी चीज़ है, उस पर बहस होनी चाहिए बग़ैर कोई गालम गलोच किए, बग़ैर कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज, बग़ैर कोई इल्ज़ाम तराशी, उस पर एक डिबेट हो, अच्छी बात है, बहस होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया, उसी के वज़ीर-ए-आज़म साहब की रोशनी में हम बहस करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि असल में मामला है क्या। भाई बात यह है, अब मैं कुछ मिसालें देने लगा हूँ। पहले मैं पाकिस्तान के अंदर की मिसालें दूँगा। आप सौलत मिर्ज़ा के नाम से तो वाकिफ़ होंगे, और वो नाम जो कि जिनका ताल्लुक़ MKM से भी था और बाद में उनको MKM ने एक तरह से जो है ना लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी। वो उन पर इल्ज़ाम था और बाद में वो साबित भी हुआ, उनको सज़ा भी हुई। शाहिद हामिद साहब MD के इलेक्ट्रिक, उनके कत्ल में वो मुलविस थे और उनको सज़ा मिली और वो मच जेल में थे। और आप सब ने देखा कि जब ज़रूरत वालों को ज़रूरत पड़ी तो मच जेल के डेथ सेल के अंदर से, यानी कि मिसाल ही नहीं है ऐसी, डेथ सेल से, फांसी के फंदे पे वो बंदा लटकने वाला था, लेकिन डेथ सेल के अंदर से, काल कोठड़ी के अंदर से उसका इंटरव्यू किया गया। और वो इंटरव्यू सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर वो चलाया गया। उन्होंने अंधाधुंध अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने जनाब इशरतुल अबाद पर इल्ज़ामात लगाए, बाबर गौरी पर, MKM के तकरीबन तमाम लीडरान पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। चूँकि उस इंटरव्यू की ज़रूरत थी, इस वजह से ये नहीं देखा गया कि ये कन्विक्ट है, ये कातिल है। ठीक है, नवाज शरीफ पर तो इल्ज़ाम लगा करप्शन का, भी साबित वो भी नहीं हुई, लेकिन ये कातिल था और उस कातिल का इंटरव्यू करा के, और मुझे याद है उस वक़्त के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब फरमा रहे थे कि पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं इसकी ज़रा इंक्वायरी करा लूँ कि ये किसने ऐसी हरकत की है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ वज़ीर दाखिला को भी नहीं पता चलता कोई ऐसी ऊपर की कुव्वतें जो है ना, क्योंकि उस वक़्त उन्होंने MKM को बदनाम करना था, उस वक़्त अल्ताफ़ हुसैन को बदनाम करना था, उस वक़्त उन्होंने MKM को तोड़ना था, उस वक़्त वो प्लान लाना था, वो जो इमरान खान साहब को लाने वाला प्लान था। इस वजह से वो फिर आपको पता है कि किस तरीके से इंटरव्यू किया गया और किस तरीके से। दूसरे नंबर पे आ जाए जनाब राव अनवार साहब, जिन पर 444 कत्लों का इल्ज़ाम,
और वो 444 कत्ल मैंने तहकीक नहीं की, उनकी अपने पुलिस डिपार्टमेंट ने तहकीक की। यानी कि जो तहकीक और तफ्तीश की थी वो सिंध पुलिस ने की। उस सिंध पुलिस ने जो तहकीक और तफ्तीश की, उन्होंने कहा 444 बंदे इन्होंने मारे हैं। उस बंदे को जजेस गेट से लाया गया। आपको पता है उस बंदे को तकरीर का पूरा टाइम दिया गया। जनाब बाबे रहमते की कोर्ट में उस बंदे ने तकरीर की, ठीक हो गया। उस बंदे को अपना हाउस अरेस्ट किया गया। ये भी नहीं है कि उस बंदे को जो है ना कोई जेल में डाला गया हो। ये हमने इज्जत बख्शी राव अनवार को, 444 लोगों के कातिल को। आ जाए जनाब तीसरे नंबर पर एहसानुल्लाह एहसान। ये जनाब आपको मालूम है कि तर्जमान थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, और इनका हमारा स्टेट गेस्ट रहे ये, यानी रियासत के मेहमान रहे। सिर्फ वो नहीं रहे बल्कि वो रियासत के मेहमान रहे, उनकी फैमिली भी रियासत की मेहमान रही, ठीक हो गया ना। हमारे टैक्स के पैसों पर पलते रहे। यानी वो बंदा जो कि 100 धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर चुका था, और वो बंदा जिसने हमारे 140 बच्चे मारे, 150 अफराद का यहाँ पे शहीद हुए थे APS में, उनमें तकरीबन 140 बच्चे थे। वो बंदा जो मीडिया को धमकियां देता था, वो हमारा स्टेट गेस्ट रहा। उसका इंटरव्यू करवाया गया। ये और बात है कि उसके बाद एक बैकलैश आया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हो गया कि आप ऐसे बंदे का इंटरव्यू कराना चाह रहे हैं, और वो इंटरव्यू जनाब साफ़ी साहब के थ्रू कराया गया, और वो इंटरव्यू तैयार था। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसको दिखाया गया, उसकी बार बार तस्वीर दिखाई गई, उसके इंटरव्यू के सवालात और फिर जवाब खुद साफ़ी साहब ने बताए थे। तो बात ये है कि ये वो कौन थे? ये उस वक़्त यानी कि वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों, हमारे फ़ौजी जवानों के सरों सर से फुटबॉल खेला था। अगर जवाब है तो आप जवाब दें, आपको हक है, मैं तो बहस कर रहा हूं ना। उसके बाद जनाब आ जाएं कि इमरान खान साहब जो नवंबर 2014 में ATC ने यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको मफरूर करार दिया, उनको भी और ताहिरुल कादरी साहब को भी, ठीक हो गया ना। और इमरान खान साहब कोर्ट में पेश नहीं हुए। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आज हैं, उस वक़्त वो चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के और अपोजिशन के रहनुमा थे। नवंबर 2014 में उनको मफरूर करार दिया गया। कौन से वाले जुर्म में? ये कि उन्होंने उनके टाइगर्स ने SSP इस्मतुल्लाह की हड्डियां तोड़ी थी, उन्होंने PTV पर हमला किया था, उन्होंने पार्लियामेंट के जंगले तोड़े थे। PTV में ऐसे फूफी का वेड़ा समझ के घुस गए थे कि आप अंदाजा कीजिए कि वो उनके स्टूडियो तक पहुंच गए और वहां ऐसा ऊधम मचाया। वहां उन्होंने जनाब वो आते जाते जियो पर वट्टे मारना अपना फर्ज समझते थे। वो पार्लियामेंट को तोड़ा, PTV को तोड़ा, पुलिस वालों को की हड्डियां तोड़ी, अपना जो है ना पुलिस वालों के उनकी कोई 5 तकरीबन मुकदमात थे। पुलिस वालों की हिरासत से, कस्टडी से, अपने टाइगर्स को भी पुलिस वालों को फेंटा लगा के जनाब, और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, यानी कि आप ये देखें को कहते थे मैं पुलिस वालों को फांसी दूंगा अपने हाथ से, आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें, मैं अपने बिल जला रहा हूं, मैं क्या क्या याद करवाऊं, ठीक हो गया ना। ताहिर आलम को उस वक्त IG इस्लामाबाद थे, उनको धमकियां दे रहे थे। तो 2014 में, नवंबर 2014 में इमरान खान साहब को कोर्ट ने मफरूर करार दिया था, इश्तिहारी मफरूर करार दिया था, और वो फिर कोर्ट के सामने पेश हुए नवंबर 2017 में। बाबर अमान साहब उनको लेके गए थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए इन 3 सालों में इमरान खान साहब बाहर नहीं गए, यानी कि गए होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं गए कि वो कोई लंबे अरसे के लिए बाहर चले जाएं। मुल्क के अंदर रहे, मीडिया टॉक्स में शरीक रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, खैर से धरने करते रहे, एक शहर कभी बंद करते रहे, कभी दूसरा शहर बंद करते रहे, कभी एक इंटरव्यू देते रहे, कभी दूसरे को इंटरव्यू देते रहे। मफरूर थे, इश्तिहारी थे, मफरूर थे, ठीक है ना। अदालत ने कहा था कि मफरूर हैं, लेकिन फिर भी वो अंधाधुंध इंटरव्यू देते रहे, ठीक हो गया ना। अब आ जाए जनाब जहांगीर तरीन साहब पे। जहांगीर तरीन साहब अच्छा, इसी तरह से ताहिरुल कादरी साहब भी देते रहे थे, तो वो भी मफरूर। अब मुझे नहीं पता अभी तक भी वो किसी कोर्ट में पेश हुए हैं या अभी तक भी हैं, लेकिन वो भी इस दौरान इंटरव्यू देते रहे। और मैं हैरान हूं कि BBC
ने उस वक़्त कहा था कि राउंड अबाउट कोई इनको 300 के पता नहीं कितने इंटरव्यू कितने 1-2 महीनों में 3 महीनों में हुए हैं। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये मफरूर थे जो इंटरव्यू देते रहे और मीडिया के सामने भी आते रहे और हीरो बन के आते रहे। जहांगीर तरीन साहब, ये अगली मिसाल सुन लीजिए ज़रा। जहांगीर तरीन साहब, जनाब जहांगीर तरीन साहब को भी नाअहल किया गया था और ये वही जहांगीर तरीन साहब थे, गालिबन मंसूर अली खान साहब थे ना, अगर मैं भूल नहीं रहा। उनके साथ इंटरव्यू में इमरान खान साहब से एक सवाल किया गया कि अगर जहांगीर तरीन को नाअहल किया जाता है, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि अगर जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया जाता है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? उन्होंने कहा कि मैं उनको अपना पार्टी से भी निकाल दूंगा। यानी कि ये अल्फाज याद है, इंटरव्यू पड़ा है, आप देख सकते हैं, उसके क्लिप्स वायरल हुए हुए हैं। जहांगीर तरीन को हम तहरीक इंसाफ से भी निकाल देंगे। वही जहांगीर तरीन साहब नाअहल हो गए। वही जनाब उसके बाद 2018 का इलेक्शन हो गया, जिस तरीके से लाया गया, फिर उसके बाद वही जहांगीर तरीन साहब नाअहल साहब पूरे जहाज भर भर के लाते रहे और उन्होंने पंजाब में भी हुकूमत बनवाई, यहां भी हुकूमत बनवाई। उनको पार्टी से किसी ने निकाला, बल्कि वो स्याह सफेद के मालिक हो गए। फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जाते। फिर सितम बलाए सितम के वो ज़राई टास्क फोर्स बनाई गई और फेडरल लेवल पे, और उसमें उस ज़राई टास्क फोर्स का जहांगीर तरीन साहब को चेयरमैन बना दिया गया, हेड बना दिया गया। जहांगीर तरीन साहब जाते थे और वो कैबिनेट को, काबीना को लेक्चर देते थे। ये खान साहब जो बड़ी अखलाकियात की आला बुलंदियों पे अपने आप को फायद समझते हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि सर ये आपके जवाब में जवाब है कि या तो आप खुद ऐसी चीज में रहे ना कि आप बड़े ही को अखलाकी और सच्चाई के आला मेयार पे हों, बाद में आप एतराज करें। अब जरा सुने, इत्मीनान से सुने आप, ठीक हो गया ना? कौम यूथ सुने और इसका जवाब दे। जहांगीर तरीन साहब को ज़राई टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया, उनको वो लेक्चर देते थे काबीना को। ये तो बाद में जब वो चीनी वाला स्कैंडल आया, असल में उस चीनी वाले स्कैंडल के पीछे भी जब जहांगीर तरीन और उनके कुछ घर वालों ने और फैमिली वालों ने और जहांगीर तरीन ने कुछ जब बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस तरह की बातें की, तब उनको वो ज़ेर अताब आया। ये चीनी के स्कैंडल में भी उनको वैसे ही निकाल दिया जाता, वो कोई इतना मसला नहीं था मुबैना तौर पे। लेकिन वो जो बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने जो कहा जा रहा है, और ये कहा क्या जा रहा है, ये बाकायदा कॉलमिस्ट सुहेल वड़ाई साहब भी लिख चुके हैं और भी लोग लिख चुके हैं कि जब उन्होंने जनाब बुशरा बीबी साहबा के बारे में, खातून अव्वल के बारे में जो कुछ बातें की, उससे वो फिर आपको पता है कि ज़ेर अताब आ गए जहांगीर तरीन साहब। अब आ जाए जनाब इसहाक डार साहब, वो भी मफरूर हैं, ठीक हो गया ना? अदालतों ने उनको भी मफरूर किया है। इस बहस में बाद में पढ़ेंगे कि गलत किया है, ठीक किया है, जो भी हुआ है, ठीक हो गया ना? मफरूर हैं। उनका एक इंटरव्यू आया था BBC के हार्ड टॉक के साथ, आपको याद होगा, और बड़ा मशहूर हुआ था वो इंटरव्यू। हालांकि उस इंटरव्यू पर बहुत सारे चीज़ों पर BBC ने बाद में इसहाक डार से माफ़ी मांग ली थी। उस पर मैंने भी वीडियो की थी और बहुत टका के की थी और बहुत दबंग किस्म की वीडियो की थी कि जनाब BBC ने गलत किया है। और उसमें किसी किस्म में उन्होंने इसहाक डार से कहा कि वो जो बाहर के मुबस्सिरीन आए थे, उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा कि इनक्रेडिबल है, उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा कि इस इलेक्शंस के बारे में। शायद इसहाक डार साहब उस वक्त नहीं पढ़ी होगी या वो रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उनको भूल गई होगी। हालांकि उनमें कहीं नहीं क्रेडिबल का लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो BBC ने बाद में अपनी गलती महसूस की, इसहाक डार से माफ़ी मांगी। लेकिन चूंकि वो हार्ड टॉक जो है ना PTI को सूट कर रही थी, इसहाक डार भी मफरूर थे। इसहाक डार के उसी इंटरव्यू का उर्दू वर्जन भी साथ चला, यानी उर्दू ट्रांसलेटर साथ जो होता है ना, ट्रांसक्रिप्ट उर्दू लिख के, वो भी सब टाइटल उर्दू के साथ चलाई गई PTV पर, सरकारी टीवी पर चलाई गई, क्योंकि उस वक्त वो इंटरव्यू इनको सूट कर रहा था, वो सरकारी टीवी पर चलाया गया वो इंटरव्यू। खान साहब, अब आपको समझ तो आ गई होगी। मेरे पास और भी बहुत सारी मिसालें, मैं जरा कुछ इंटरनेशनल मिसालें भी आप देने लगा हूं। फ्रांस के सदर हैं जनाब निकोलस सरकोजी, कौन नहीं जानता उनको, मशहूर और मारूफ पर्सनैलिटी हैं, जदीद फ्रांस के यानी जो समझ लें कि सदर हैं, ठीक हो गया ना? उनको सजा हुई, उनके इंटरव्यूज चलते रहे, आप देख सकते हैं। वो इंटरव्यू, वो मीडिया टॉक करते रहे, वो इंटरव्यूज देते रहे, बाकायदा उसी दौरान देते रहे, ठीक हो गया ना? उनको सजा हो चुकी थी। अब आप थोड़ा सा रुकिएगा। एक ब्राजील के सदर हैं लूला डी सिल्वा, ठीक हो गया ना, यानी कॉमनली नोन एज लूला। अब उस हवाले से उनके, वो ब्राजील के सदर हैं और उनके इंटरव्यू चलते रहे, उनको सजा हुई बाकायदा, 2-3 साल वो सजा रही। इस दौरान वो कुछ तो आप ये इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मीडिया को ज़रा चेक कर लीजिए, वो इवन रैली से भी खिताब किया इन्होंने इस दौरान, वो ब्राज़ील के उस सदर ने। और इनके इस सदर के मैंने एक दफ़ा पहले भी इस पे एक वीडियो भी की थी, आप यकीन कीजिए इनके केस का नवाज शरीफ साहब के केस के साथ बहुत मुमासलत है। ये लूला डी सिल्वा को, ब्राज़ील के सदर को जनाब ये उनकी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेनोरेट किया, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। सिर्फ ये नहीं कि उनको क्लीन चिट दिया, इनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जज ने लूला डी सिल्वा को सजा दी थी वो जज बायस था, वो जज जो है ना मुतासिब था, उसने तासुब की बुनियाद पे सजा दी थी, इसलिए हम इसकी सजा खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने उस सदर की सजा खत्म की और फिर उसके बाद उससे अगले इलेक्शन में उसको इलेक्शन लड़ने का भी वो कर दिया और कहा कि इनको 2018 के इलेक्शन से सेम यही था। अदालत ने कहा कि यह साजिश थी और 2018 उनको 2017 में सजा हुई थी। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में बाहर रखने के लिए उसको सजा दी गई। सेम वही केस नवाज शरीफ का है कि 2018 के इलेक्शन में, और इसकी गवाही जस्टिस सिद्दीकी भी दे चुकी हैं। इसकी गवाही जनाब वो हल्फनामा भी है, वो बयान हल्फी राना शमीम का वो भी, इसकी गवाही खुद बाबर रहमते की ऑडियो टेप भी आ चुकी है, इसकी गवाही खुद अरशद मलिक भी दे चुकी हैं। अब आ जाए जनाब दूसरे के, बोलिवियन सदर थे, बोलिविया के, ठीक हो गया ना, सॉरी बोलिविया के बोलिवियन सदर थे और उनका नाम है जेनाइन एनेज, ठीक हो गया ना, ये खातून, इनको भी सजा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इनके इंटरव्यूज भी चलते रहे, वो अपने वोकला से भी बोलती रही, वो ही सारी गुफ्तगू मीडिया पे भी जाती। मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा मिसालें हैं, आप चेक कर लीजिए कि कहां कहां इंटरनेशनल मीडिया पर किस तरीके से ये इतना बड़ा स्कैंडल आया, जो अमेरिका का वाटरगेट स्कैंडल, वो किस तरीके से वो घुसे थे उस इमारत में और किस तरीके से जनाब उन्होंने चोरी की थी अहम डॉक्यूमेंट्स की, किस तरीके से उन्होंने वहां पर उनको पूरी इमारत को बग किया था, किस तरीके से उन्होंने टेलीफोन की तारें काटी थी, उनका किस तरीके से बाद में एक डेवलप हो गया था उस वक्त के अमेरिकी सदर के साथ, ठीक हो गया ना, निक्सन के साथ, निक्सन, प्रेसिडेंट निक्सन के साथ उनका किस तरीके से एक नेक्सस डेवलप हुआ था, किस तरीके से निक्सन ने उनको कवर अप किया था, उनको कवर दिया था, उनकी चोरी को छुपाया था, उनके अपने बंदों को बचाया था। यह वाशिंगटन पोस्ट की पूरी स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने बेनकाब किया था, उसके बावजूद भी आने वाले सदर ने उसे माफ किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निक्सन के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनकी इंपीचमेंट होने जा रही थी। निक्सन तब भी बोल रहा था, तब भी रैलीज को खिताब कर रहा था, तब भी वो मीडिया से इंटरव्यू कर, मैं कितनी मिसालें दूं। और आप, मसला ये है, ये मसला नहीं होता है कि आप मफरूर का आपने उस मीडिया पर रोका, अब आपको कहां कहां एतराज है। मसला यह है कि आपको पता है कि मेरा सबसे ज्यादा चैलेंज करने वाला मुझे कौन है। ये मरियम नवाज कौन सी मफरूर थी, उस वक्त उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी थी, उस वक्त उनकी सजा खत्म हो चुकी थी, वो बेल पे बाहर आ चुकी थी। तब भी नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू जो गया को 7-8 मिनट का लाइव, खुद मरियम नवाज साहबा ने अभी PFUJ के उस सेमिनार में आई, मैं उस सेमिनार में मौजूद था, मैंने आपको दिखाया भी सही, कह रही थी कि नदीम मलिक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि असल में मरियम साहबा आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता, रिकॉर्ड करूंगा तो वहां जाने तक पाबंदी लग जाएगी और फिर ये जो है मुझे चलाने नहीं देंगे, मैं ऐसा करूंगा इंटरव्यू आपका लाइव करूंगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप लाइव कर लें। लाइव किया इंटरव्यू को, कहती हैं कि 6 या 7 मिनट के बाद मुझे नदीम मलिक साहब ने सॉरी किया कि आपको, उनको वो पता, वो लगा होता है ना कान में ना, ठीक हो गया ना, तो वो उस हवाले से उनको पीछे से बताया कि ये इंटरव्यू रुक गया है और रोक दिया गया है, आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बीबी सॉरी, मैं जितना चला सकता था उतना चलाया, अब आपका इंटरव्यू नहीं जा सकता। तो इसी तरह से आपको पता है कि तलत हुसैन साहब ने भी इंटरव्यू, किसी कुछ और ने भी किया, नहीं चला इंटरव्यू, नहीं चलने दिया गया। आपको पता है यहाँ पर किस तरीके से हवाओं का रुख कौन तब्दील करता है, आपको पता है किस तरीके, वो नहीं होता, कोई उसूल नहीं। और दूसरी बात यह है, नवाज शरीफ पर किसी भी कोर्ट ने पाबंदी उनके इंटरव्यू पे नहीं लगाई।
किसी भी कोर्ट ने। कल मुझे मजहर अब्बास साहब ने जिस तरीके से इरशाद भट्टी की मिट्टी पलीद की वो देखने के लायक है। वो इरशाद भट्टी साहब ने जिस तरह से बोला और मजहर अब्बास साहब ने जिस तरह से उनका आगे सत्यानाश किया और उनको धूल चटाई, वो देखने के लायक है। मजहर अब्बास साहब से भी यही पूछा गया कि ये मफरूर का इंटरव्यू, ने कहा जी क्या मफरूर की बात आप कर रहे हैं, वो ऐसा मुल्क जिस मुल्क में तकरीबन कोई 35 साल आमिर खा गए हों, कोई आमिर के आने की भी कोई गुंजाइश है? वो कहते हैं यहां तो 35 साल आमिर खा गए हैं और इन्हीं सुप्रीम कोर्ट ने उन आमिरों में से एक आमिर को सुप्रीम कोर्ट ने जनाब मुशर्रफ साहब को आईन में तरमीम करने की इजाजत दे दी, जिस आईन में खुद सुप्रीम कोर्ट भी तरमीम नहीं कर सकती। यानी आप अंदाजा करें कि वो अख्तियार मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं दूसरे को अख्तियार दे रहा हूं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ साहब को आईन में तरमीम, तो कहते हैं यहां तो आमिर कर गए। ये कोई लॉजिक बनती है? आप मफरूर के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं कि वो फला मफरूर है, फला कन्विक्ट है, तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं या वो जनाब वो वहां पर तकरीर कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं। तो उस वक्त आप ये देखें कि कौन सा, आपको याद होगा जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, वो भी इस तरीके से उन पे इतराज़ हुआ। काशिफ साहब ने इंटरव्यू, काशिफ अब्बासी साहब ने उनका इंटरव्यू किया और 2 हिस्से इंटरव्यू के, ये तकरीबन कोई राउंड अबाउट मैं आपको 2014-15 की बात कर रहा हूँ। तो वो फिर उन्होंने उस वक़्त वो जो है ना उन्होंने इंटरव्यू चलाना और वो चलाया जरदारी साहब के ख़िलाफ़। और उस वक़्त मालशिया पालशिया चैनल ARY जरदारी साहब से उनके अच्छे ताल्लुकात थे और वो ख़ास तौर पर मालिकान की, उसकी भी एक हिस्ट्री है क्योंकि उनके मालिकान ने UAE में मुबैना तौर पर को पुट्ठा काम किया और पुट्ठी हरकतें की और उन पुट्ठी हरकतों से जरदारी साहब ने उनको बचाया था। तो वो जनाब काशिफ अब्बासी साहब को चलाने नहीं दे रहे थे वो इंटरव्यू जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब का, और वही जो है ना अपना जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू नहीं चलाने दे रहे थे। उन्होंने एक हिस्सा चलाया, उन्होंने कहा दूसरा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा अगर दूसरा नहीं चलेगा तो मैं तब तक प्रोग्राम नहीं करूंगा। उन्होंने हफ्ता 2 हफ्ते वो प्रोग्राम रोका था। आप चेक कर सकते हैं उस इंटरव्यू की टाइमिंग, ठीक हो गया ना, जुल्फ़कार मिर्ज़ा के इंटरव्यू की टाइमिंग। फिर उन्हें इजाज़त मिली, काशिफ अब्बासी साहब ARY छोड़ने पे आ गए थे, ठीक हो गया ना। और वो कहा था कि वो आपको पता है उस वक्त जो है ना कोई और चैनल बहुत ही जोरों पे थे, तो इस तरह से बातें होने लग गई थी कि वहां जा रहे हैं और बहुत नाराज हो गए थे। फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू, तो भाई यहां पर ये मामला ही नहीं होता कि फलां को अगर मफरूर का इंटरव्यू नहीं चलना तो 3 साल इमरान खान साहब खुद मफरूर रहे, वो उनके इंटरव्यू चलते रहे, ताहिरुल कादरी साहब के भी चलते रहे, और भी बहुत सारी बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।